दानिश मंजिल में इमरान ब्लैक जीरो के साथ बैठा चाय पीते हुए कैदियों के फरार पर तबादला ख्याल कर रहा था। उसने ब्लैक जीरो को सुरंग के बारे में बताया और फाइलों में मौजूद मफरूर कैदियों की तस्वीर की डुप्लीकेट बनाने की हदायत की तो ब्लैक जीरो ने फौरन कंप्यूटर रूम का रुख किया और स्कैनर से तस्वीरों के कई प्रिंट निकाले और ये सब लाकर इमरान को दे दिए। ठीक है, अब तुम 5 मिनट बाद सफदर और कैप्टन बाबर को मेरे फ्लैट पहुंचने की हदायत कर देना। बाकी बातें मैं खुद उनसे कर लूंगा, इमरान ने उठते हुए कहा। बहुत बेहतर, क्या आप दूसरे मेंबर से काम नहीं लेंगे? ब्लैक जीरो ने भी उठते हुए पूछा। उनकी बारी आने पर उन्हें भी कॉल कर लूंगा, फिलहाल तो केस की इब्तिदा है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान वहां से रवाना होकर सीधा अपने फ्लैट पहुंचा और फाइलें मेज पर रखकर सुलेमान की तरफ देखने लगा, जो दरवाजे में खड़ा हैरत से फाइलों की तरफ देख रहा था। क्या बात है सुलेमान, क्या कभी पहले फाइलें नहीं देखी? इमरान ने कहा। देखी तो हैं साहब, लेकिन लगता है आपने किसी वकील की मुंशीगिरी शुरू कर दी है। मुबारक हो, सुलेमान ने कहा। मुबारक कैसी अहमक, ये फाइलें हैं या बीवियां? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। बीवियां नहीं साहब, नोटों की बोरियां हैं ये, सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा। नोटों की बोरियां? अबे कामड़, ये तुम्हें बोरियां लग रही हैं, इमरान ने उसे घूरते हुए कहा। छोड़िए साहब, आपने वकील का मुंशी बनकर जिंदगी में पहली बार ढंग का काम किया है। मुकदमात की ये फाइलें नोटों की बोरियां हैं। लोग कहते हैं कि मुकदमात में नोटों की बोरियां खर्च हो जाती हैं, तो वो बोरियां जजों के पास नहीं, मुकदमा लड़ने वाले वकीलों और उसके मुंशियों की जेब में ही तो जाती हैं। सच बताइए, आज कितनी कमाई की है? मुंशी तो सिर्फ फाइल दिखाने के 500 रुपए इंट लेते हैं, सुलेमान ने खुश होते हुए कहा। बको मत, क्या मैं तुम्हें किसी वकील का मुंशी लगता हूं? इमरान ने गुर्राते हुए कहा। शक्ल से साहब आप वकील के मुंशी नहीं, किसी यतीम खाने के मुंशी लग रहे हैं, सुलेमान ने इमरान का सर से पांव तक जायजा लेते हुए कहा। को क्या कहा? इमरान ने घबराकर अपने लिबास पर नजर डालते हुए कहा। शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं साहब, यतीम खाने के मुंशी को भी अंधी कमाई होती है। आप यतीम बच्चों की फौज को पूरे शहर में फैला दें तो वो यतीम खाने के नाम पर लोगों की जेबें लूटकर शाम को रोजाना 10-15 हजार आपकी जेब में डाल दिया करेंगे और खैरात का आया हुआ खाना खाकर सो जाया करेंगे। आपका एक पैसा भी उन पर खर्च नहीं होगा, सुलेमान ने मशवरा देते हुए कहा। तुम खुद क्यों नहीं ये धंधा कर लेते? मेरे वालिदैन तो जिंदा हैं, मगर तुम असल यतीम हो, कोई तुम पर शक भी नहीं करेगा और बड़ा समझकर चंदा भी ज्यादा देगा, इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। नहीं साहब, आप अभी जिंदा हैं, आपकी जिंदगी में मैं यतीम कहलाने का हक नहीं रखता, सुलेमान ने हंसते हुए कहा और ठीक उसी लम्हे कॉल बेल बज उठी और सुलेमान बेख्तियार उछल पड़ा। ओह, शायद कोई असली यतीम आ गया है चंदा मांगने के लिए, सुलेमान ने चौंकते हुए कहा। बको मत, जाओ देखो, इमरान ने गुर्राते हुए कहा। साहब एक बार जाकर देखूं और फिर आपको आकर बताऊं, यानी 2 चक्कर, सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या मतलब? इमरान ने उसे घूरते हुए कहा। आपने जो चंदा देना है अभी दे दें, कसम है 1 रुपया भी अपनी जेब में नहीं डालूंगा, पूरे के पूरे यतीम बच्चों को दे दूंगा। यतीमों का माल खाना गुनाह है, मैंने कभी किसी यतीम का हक नहीं मारा, सुलेमान ने कहा। मगर उसी लम्हे दोबारा घंटी बजने की आवाज सुनाई दी तो सुलेमान गुस्से से पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सब्र करो, आ रहा हूं, यतीम तो बड़े सब्र वाले होते हैं, चंदा मिल गया तो ले लेना, ना मिला तो सब्र कर लेना, सुलेमान ने ऊंची आवाज में कहा। दरवाजा खोल, हम यतीम नहीं हैं, बाहर से गुस्सीले लहजे में कहा गया। यतीम नहीं तो क्या बेवा हो? सुलेमान ने चौंकते हुए कहा। लो साहब, कोई बेवा आई है और बेवा का हक यतीमों से ज्यादा होता है,
کیونکہ اس کا کمانے والا شوہر دنیا سے اٹھ چکا ہوتا ہے، بیوہ کو آپ جیسے صاحب حیثیت لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیوہ کو سہارا دینا بہت بڑی نیکی ہے۔ اسلام میں تو بیوہ کو سہارا دینے کے لیے اس سے نکاح کرنا بھی جائز ہے۔ سلمان نے دروازے پر رک کر عمران سے کہا اور اسی لمحے تیسری بار کال بیل بج اٹھی۔ ارے بے وقوف، صفدر اور کیپٹن بابر آئے ہیں باہر، عمران نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ مگر آواز تو نسوانی آئی تھی، سلمان نے گھبرا کر کہا، اور پھر وہ فوراً ہی دوڑ کر بیرونی دروازے پر پہنچا اور بولٹ گرا کر دروازہ کھول دیا۔ باہر واقعی صفدر اور کیپٹن بابر کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر غصے کے تاثرات دیکھ کر سلمان گھبرا گیا۔ معافی چاہتا ہوں، مگر غلطی صاحب کی تھی۔ یتیموں کی ہمدردی میں بتانا بھول گیا کہ بیوگان آئے ہیں، سلمان نے دروازے سے ایک طرف ہٹتے ہوئے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ جیسے وہ آمک ہیں ویسے ہی تم ہو، صفدر نے اندر آتے ہوئے غصے سے کہا۔ میں چھوٹا ہوں، وہ بڑے ہیں، سلمان نے جلدی سے کہا۔ مرد بیوہ نہیں ہوتے بلکہ رنڈوے ہوتے ہیں، کیپٹن بابر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو کیا آپ رنڈوے ہیں؟ سلمان نے چونکتے ہوئے پوچھا اور وہ دونوں بے ساختہ ہنس پڑے۔ سلمان نے بھی دانت نکال دیے تھے۔ وہ دونوں کمرے میں آئے مگر دوسرے ہی لمحے چونک پڑے۔ عمران کمرے کے وسط میں سر کے بل فرش پر کھڑا ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اوہ عمران صاحب، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیپٹن بابر نے حیرت سے پوچھا۔ دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے رنڈوا کون ہے، تاکہ اس کی بیوہ سے شادی کرا کے ثواب کما سکوں، عمران نے کہا۔ ہم دونوں ہی کنوارے ہیں، اس لیے آپ سیدھے ہو جائیں، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اوہ، دونوں ہی کنوارے، یعنی شادی کے لیے تیار، عمران نے چونکتے ہوئے کہا اور کلا بازی کھا کر سیدھا ہو گیا۔ صاحب، میں بھی کنوارا ہوں، بلکہ اصلی کنوارا ہوں، سلمان نے جلدی سے کہا۔ پھر میں کیا کروں؟ عمران نے بے پرواہی سے کہا۔ میری بھی شادی کرا دیجئے نا، سلمان نے لجاجت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا میں نے یہاں شادی دفتر کھول رکھا ہے؟ عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ تو کرا دیجئے نا بیچارے کی شادی، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں کرا دوں؟ مجھے کتنے نفلوں کا ثواب ملے گا؟ کیا فائدہ ہوگا مجھے؟ عمران نے جھگڑالو عورتوں کی طرح ہاتھ نچا کر کہا۔ صاحب، فائدہ تو سارا آپ کا ہی ہوگا، میں تو صرف قربانی کا بکرا بنا رہوں گا، سلمان نے جلدی سے کہا۔ کیا فائدہ ہوگا مجھے؟ عمران نے اسے گھرتے ہوئے کہا۔ آپ کا ہر کام وقت پر ہوگا، صبح بیڈ ٹی کے لیے گلہ پھاڑ پھاڑ کر مجھے پکارنے کی آپ کو تکلیف نہیں اٹھانا پڑے گی۔ آپ کا گلہ صاف رہے گا اور آپ اطمینان سے واش روم میں کنفیوشش کے گیت گا سکیں گے، کیونکہ میری بیگم آپ کے بیدار ہونے سے 3 گھنٹے پہلے ہی چائے آپ کے بیڈ پر پہنچا دے گی۔ اسی طرح لنچ بھی آپ کو دوپہر سے پہلے تیار ملے گا، اور شام کی چائے آپ کو 3 بجے اور رات کا کھانا سورج ڈوبتے ہی مل جائے گا۔ سلمان نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تو صفدر اور کیپٹن بابر اس کی باتوں پر مسکرانے لگے۔ بکو مت، مجھے رات کا کھانا مغرب کے وقت کھلانے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ عمران نے پوچھا۔ یہی کہ ہم دونوں میاں بیوی کام سے جلدی فارغ ہو جائیں گے اور ٹپ ٹاپ میں جا کر رات کا کھانا بھی کھائیں گے اور 1-2 راؤنڈ بھی لے لیں گے ڈانسنگ فلور پر، سلمان نے کہا۔ اچھا، تو تم بیگم کے ساتھ ٹپ ٹاپ میں ڈنر کیا کرو گے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، آخر وہاں آپ کی ریزرو میز کو بھی تو آباد کرنا ہوگا، سلمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹانگیں توڑ دوں گا اگر تم نے اور تمہاری بیوی نے میری میز پر قدم رکھا، عمران نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ بے فکر رہیں، ہم میز پر نہیں کرسیوں پر بیٹھیں گے۔ آپ جلدی بتائیے، چائے کا موڈ ہے یا صرف آپ کے مہمانوں کے لیے لے آؤں؟ سلمان نے اطمینان سے پوچھا۔
जाओ भाई ले आओ, हम बहुत जरूरी काम से आए हैं, कैप्टन बाबर ने हंसते हुए कहा और सुलेमान पलटकर कमरे से बाहर निकल गया। इमरान गुस्से से मुंह फैलाए सोफे पर बैठा हुआ था, जबकि सफ्तर मुस्कुरा रहा था। आपका मुलाजिम आपसे 2 जूते आगे है, इसलिए गुस्सा थूक दीजिए, सफ्तर ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, तुम कहते हो तो थूक देता हूं, मगर तुम दोनों आज कैसे भूल पड़े, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, क्या आपको मालूम नहीं है, कैप्टन बाबर ने चौंकते हुए पूछा। क्या मैं नजूमी हूं या मुझे इल्हाम होता है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। अनजान मत बनिए, हमें चीफ ने भेजा है, सफदर ने कहा। क्या तुम दोनों के वालिदैन जिंदा हैं, इमरान ने यकदम चौंकते हुए कहा। नहीं तो, कैप्टन बाबर ने हैरान होकर जवाब दिया। तो क्या मैंने यहाँ यतीम खाना खोल रखा है कि इस चूहे ने तुम दोनों को यहाँ भेज दिया है, इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। ला हौला वला कुव्वता, ठीक है हम जा रहे हैं, चीफ को बता देंगे, सफदर ने मुंह बनाते हुए कहा और फिर वो उठा और कैप्टन बाबर भी उठ खड़ा हुआ। अरे अरे बैठो बैठो, इमरान ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। क्या फायदा, जब आपको हमारा यहाँ आना गवारा ही नहीं तो हम बैठकर क्या करेंगे, सफदर ने मुंह बनाते हुए कहा। बैठकर बहुत कुछ किया जा सकता है, तुम बैठो तो सही, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या क्या किया जा सकता है, कैप्टन बाबर ने बैठते हुए कहा। बैठकर चाय पी जा सकती है, गपशप की जा सकती है, शादी की तारीख तय की जा सकती है, किसी मुल्क को फतह करने का मंसूबा बनाया जा सकता है, इमरान ने कहा। हाँ फरमाइए, क्या काम है, चीफ ने बताया था कि एक नया केस शुरू हो गया है और हम आपकी हदायत पर अमल करें, सफदर ने दोबारा सोफे पर बैठते हुए कहा। अच्छा, ये देखो हदायतनामा खामंद, इमरान ने मेज पर रखी फाइलें उठाकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। इनमें क्या है, कैप्टन बाबर ने चौंकते हुए पूछा तो इमरान ने संजीदा लहजे में उन्हें मुख्तसर तौर पर सेंट्रल जेल से कैदियों के फरार के बारे में बता दिया। उसी दौरान सुलेमान चाय ले आया था और उन्हें बातों में मसरूफ देखकर वो चाय उनके आगे रखने के बाद खामोशी से बाहर निकल गया। इन फाइलों में मफरूर कैदियों के तफसीली कवायफ और तस्वीर हैं, ये देख लो और इनकी शक्लें ज़हन नशीन कर लो, इमरान ने कहा और फिर उसने इन कैदियों के फोटोग्राफ भी उनके हवाले कर दिए। इन दोनों ने चाय पीने के दौरान बारी बारी फाइलें देखी। मेजर शर्मा को वो पहले ही जानते थे, जबकि दूसरे मफरूर कैदियों के हुलिये और नाम उन्हें ज़हन नशीन करना पड़े। हमने इन कैदियों को तलाश करना है, लेकिन मेजर शर्मा हमारे लिए ज्यादा अहम है। हमारी ज्यादा जदोजहद उसी के लिए होगी क्योंकि यहाँ फैले हुए दूसरे काफिरिस्तानी एजेंटों की मदद से वो इंतकामी कार्रवाई कर सकता है, इमरान ने उन्हें ब्रीफ करते हुए कहा। उसके लिए हमें होटल चेक करना पड़ेंगे, कैप्टन बाबर ने कहा। जरूरी नहीं कि मेजर शर्मा फरार होने के बाद किसी होटल में जा छुपा हो, अलबत्ता दूसरे मफरूर एजेंटों के बारे में ऐसा सोचा जा सकता है। उन सब के लिए फरार के लिए जिन लोगों ने सुरंग खोदी वो मेजर शर्मा के साथी भी हो सकते हैं, क्योंकि उनकी शक्लें मकामी हैं और वो पाकिस्तानी जबान बोलते हैं। अमकान यही है कि मेजर शर्मा आपने उन्हीं साथियों के किसी ठिकाने पर छुपा हुआ होगा, इमरान ने तज्जिया करते हुए कहा। इस सिलसिले में आप हमें गाइडलाइन देंगे, सफदर ने कहा। हाँ, मुझे जेर तामीर इमारत से एक कुलियो मिला है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसने अपनी जेब से कुफल की एक चाबी निकालकर सफदर की तरफ बढ़ा दी। देखो, इस पर FH-21 कुंदा है। क्या तुम बता सकते हो कि ये चाबी किस इमारत या तिजोरी की हो सकती है, इमरान ने कहा। तो सफदर ने चाबी लेकर उसके बलाई हिस्से पर कुंदा हरूफ और नंबर देखा और फिर सोचने लगा। कैप्टन बाबर भी चाबी को गौर से देखने लगा।
ओह, मैं समझ गया, ये न किसी इमारत की चाबी है और ना ही तिजोरी की, सफदर ने कहा। तो क्या तुम्हारे घर की है? इमरान ने उसे घूरते हुए कहा। नहीं, ये किसी ऐसे होटल के कमरा नंबर 21 की चाबी है जिससे नाम का पहला हर्फ एफ है, कैप्टन बाबर ने मुस्कुराते हुए कहा और इमरान उसे तहसीन आमेज निगाहों से देखने लगा। सफदर भी कैप्टन बाबर की तायीद में सर हिलाने लगा। गुड, अब गौर करो कि एफ से किस किस होटल का नाम बनता है, इमरान ने कहा। एफ से तो बेशुमार नाम सोचे जा सकते हैं, फिरदौस, फैसल, फरहाद, फयाज, फारूक वगैरह, सफदर ने कहा। लेकिन इन नामों के सारे होटल इस शहर में नहीं हो सकते, जबकि हमारा मतलूबा होटल जिसकी ये चाबी है इसी शहर में होना चाहिए। और ये भी ज़हन में रखो कि हर होटल की चाबियों का डिजाइन मखसूस होता है, इमरान ने कहा। समझ गया, ऐसी चाबियां मैंने शाहराह रूमी के एक होटल की देखी हैं। सफदर ने दोबारा चाबी लेकर उसकी बनावट पर गौर करते हुए कहा। ओह, शाहराह रूमी पर तो फयाज होटल है, कैप्टन बाबर ने चौंकते हुए कहा। क्या तुमने उस होटल में कभी कमरा लिया है? इमरान ने सफदर से पूछा। नहीं, एक दो मर्तबा वहां चाय पीने का इत्तेफाक हुआ था और काउंटर पर बिल अदा करते वक्त दीवार पर नस्ब की बोर्ड पर निगाह पड़ी थी जिस पर खाली कमरों की चाबियां लटकी हुई थीं, सफदर ने कहा। अगर ये चाबी मेरे अंदाजे के मुताबिक वाकई सुरंग खोदने वालों में से किसी की है तो वो यकीनन फयाज होटल में ही मिलेगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये भी तो हो सकता है कि चाबी गुम होने के बाद उसने एहतियातन वो होटल छोड़ दिया हो, और ये भी मुमकिन है कि उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए दानिस्ता चाबी सुरंग में फेंकी हो, कैप्टन बाबर ने कहा। मुमकिन है ऐसा ही हो, लेकिन ये चाबी मुझे जेरे तामीर इमारत के तहखाने में मिट्टी के ढेर के पास मिली है, जो दूसरे ढेरों की निस्बत खुश्क था, यानी सुरंग की शुरू की खुदाई वाली मिट्टी। उसका मतलब है कि खुदाई के पहले दिन ही उस आदमी की चाबी वहां गिर गई थी। अब जाहिर है वो होटल पहुंचकर वहां से चाबी के लिए वापस तो नहीं आया होगा, बल्कि उसने होटल से दूसरी चाबी हासिल कर ली होगी, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। आपका ख्याल दुरुस्त मालूम होता है, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। बस तो तुम फौरन रवाना हो जाओ इस चाबी के साथ। अगर कमरे का मकीन कमरे में मौजूद ना हो तो कुफ्ल खोलकर उसके सामान का जायजा भी ले लेना, और अगर वो मौजूद हो तो मुझे फौरन मुतला करना, इमरान ने उन्हें हदायत देते हुए कहा। बहुत बेहतर, आपको रिपोर्ट फोन पर दी जाए, सफदर ने उठते हुए कहा। हाँ, लेकिन मोबाइल फोन पर या वॉच ट्रांसमीटर पर, इमरान ने असबात में सर हिलाते हुए कहा और सफदर कमरे से निकल गया। उसके जाने के बाद इमरान ने कैप्टन बाबर को चंद हदायत दी और वो भी रुखसत हो गया। इन दोनों के जाने के बाद इमरान उठा और प्राइवेट फोन वाले कमरे में आकर फोन पर चौहान के नंबर मिलाने लगा। हेलो, चौहान स्पीकिंग। चंद लम्हों बाद चौहान की आवाज सुनाई दी। एक्स्ट्रो, इमरान ने एक्स्ट्रो के मखसूस लहजे में कहा। यस चीफ, हुक्म फरमाइए, इस मर्तबा चौहान ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। इमरान के फ्लैट पर चले जाओ, वहां चंद फाइलें रखी हैं। सुलेमान से फाइलें लेकर सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट जावेद सिद्दीकी के हवाले कर देना। ओके, इमरान ने कहा और फिर रिसीवर रखकर कमरे से निकला और सुलेमान को तलब करके उसे चौहान की आमद के बारे में बताने लगा। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।